Hello students, today I am going to start your new topic electric field. Okay, in the previous video I have well described about what is the electric field and how can you just make a graphical representation of electric field. Okay, with the help of electric field line you may just calculate, you may just define the direction of electric field at a given point. Okay, मतलब क्या है, इफ यू हैव चार्ज, अगर आपके पास चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप सीख चुके हैं। आज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। ओके, मैंने आपको बताया था कि इफ यू हैव अ चार्ज प्लस क्यू और दिस में भी माइनस क्यू, ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज। इस चार्ज के चारों तरफ का ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब क्या है, इस बाउंड्री का मतलब मैंने आपको बताया था, आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस बाउंड्री। ओके, बियॉन्ड दिस बाउंड्री यू विल से दिस इज द इंफिनिटी, मींस this charge will not apply any electrostatic force at any point which is beyond this boundary. Okay, मतलब क्या है कि अगर इस बाउंड्री के बाहर मैं किसी पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज रख दूं, यहाँ पर मैंने मान लीजिए Q1 चार्ज रख दिया, तो ये चार्ज इस चार्ज पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। मींस दिस पॉइंट इज A is at infinity, ठीक है ना। बुक में अक्सर देखने को मिलता है इंफिनिटी वर्ड, ठीक है ना। तो इंफिनिटी का मतलब क्या है कि किसी चार्ज के एग्जिस्टेंस के कारण किसी एक बियॉन्ड बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, बियॉन्ड बाउंड्री किसी भी पॉइंट पर ये चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है। मैं कहूँ यहाँ क्या है, यहाँ भी इंफिनिटी है। अगर इस चार्ज को मैं यहाँ रखूँ तो ये भी क्या है, इंफिनिटी है। इंफिनिटी का तो मतलब ये होता था। अच्छा चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज, किसी गिवन चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना होता है। कैसे रखना होता है, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको करना क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहली चीज, आपको एक टेस्ट चार्ज लेना होता था, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इट इज पॉजिटिव इन नेचर एंड नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड, विद अ नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड। मतलब हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट ले रखा है, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। ओके, इस टेस्ट चार्ज की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्लॉट किया था, ठीक है ना। अब इस टेस्ट चार्ज की हेल्प से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस टेस्ट चार्ज को इस गिवन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कराना होगा, रखना होगा। चलिए, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को लेकर आऊं और यहाँ पर इस A पॉइंट पर, अगर मैं इसको A पॉइंट से डिफाइन करूं तो ये A पॉइंट कहाँ है, ये A पॉइंट इस प्लस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक। अच्छा, इस टेस्ट चार्ज को हम इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया। अच्छा, आपको पता है ये टेस्ट चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। तो अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो कूलॉम्स लॉ में आपको बताया गया था, देयर इज द रिपल्सन बिटवीन द लाइक चार्जेस। यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ भी प्लस Q नॉट चार्ज है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अच्छा, ये रिपल्सन की डायरेक्शन कैसी होगी, ये रिपल्सन की डायरेक्शन इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो लाइन है, अगर मैं इन दोनों चार्ज को लाइन से जोड़ दूं तो ये लाइन के अलोंग लगेगा, ठीक। चलिए, हमने कहा ये चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये F फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन अप्लाई कर रहा है, ये प्लस Q चार्ज इस Q नॉट चार्ज पर क्या करता है, अप्लाई करता है। और कैसा फोर्स होगा, दिस विल बी रिपल्सन फोर्स। ओके, अच्छा, अब आपको करना क्या है, करना ये है, अगर कोई पूछे आपसे इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको चाहिए क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। हमने कहा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और किस चार्ज पर लग रहा है, Q नॉट चार्ज पर लग रहा है। ठीक है, मतलब फिर से मैं रिकॉल करा दूं, ये Q नॉट चार्ज, ये Q चार्ज इस Q नॉट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा, इस F को मैं निकाल लूं और जिस चार्ज पर, आप किस चार्ज पर फोर्स निकालना है, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकाल लिया जाए और इस टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं F को कैलकुलेट कर लूं, ठीक है ना, और किस चार्ज पर कर रहा हूं, Q नॉट चार्ज पर कर रहा हूं, किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। ध्यान रखिएगा, किस चार्ज पर निकाल रहा हूं, Q नॉट चार्ज पर निकाल रहा हूं, किस चार्ज के कारण निकाल रहा हूं, प्लस Q चार्ज के कारण निकाल रहा हूं। मुझे निकालना, मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि इस Q चार्ज के कारण इस ए पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, F को कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल डिवाइड बाय Q नॉट। Okay, this will give you electric field at point A, and what is the representation of electric field? This will be E. ठीक है, आपके न्यूमेरिक प्रॉब्लम में इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जा सकता है। ठीक, इसे कहा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जा सकता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे नाम हो सकते हैं। सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जा सकता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जा सकता है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज के कारण निकालनी है, तो आपको उस चार्ज के कारण किसी टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना होगा और टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी से क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। ठीक है ना। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज और इस A के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं R से रिप्रेजेंट करूं, द डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q चार्ज एंड पॉइंट A इज R, then what will be electrostatic force by the Coulomb's law? You may just calculate it. What will be, F is equal to, you know it very well, what will be 1 by 4 pi epsilon. Okay, I have used epsilon, मतलब क्या है, there is a medium between these points. Okay, now Q1 Q2 upon R square. What is your Q1? Q, and what is your Q2? Q naught. This has become Q naught upon, what is the distance between the charges? This is R, then this has become R square. This is the electrostatic force between charges. Okay, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? We have calculated the electrostatic force at point A on charge Q naught. ओके, अब आपको निकालना क्या है, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इस F की वैल्यू को इस फॉर्मूले में प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं इस F को यहाँ पर प्लेस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है ना। चलिए रख के देखते हैं, यहाँ देखते हैं, E इज इक्वल टू, व्हाट इज द F? F is your 1 upon 4 pi epsilon into Q naught upon R square divide by, this is your F. Okay, and what is your next? Q naught. Now Q naught has been cancelled. Now electric field at point A has become E is equal to 1 by 4 pi epsilon into Q by R square. This is the basic formula to calculate the electric field at a given point. Okay, अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर R क्या है? What is R? R is the distance of that point on which you just want to calculate electric field. Okay, मतलब वो पॉइंट की डिस्टेंस है कहाँ से? Q चार्ज से। ठीक है ना, वो क्या है? R है। अच्छा, ये Q क्या है? जिस चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, this is your Q. Now your formula has become E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. This is your basic formula. By this formula, you may calculate the electric field at a given point. Okay. Now next thing is, this is electric field, and electric field is a vector quantity.
most important factor is your vector quantity. You will use too much use of this property of electric field. Okay, this is the vector quantity. Okay, if this is the vector quantity, then what will be its direction? What will be its direction? If you will write this formula in the vectorial form, how can you write it? E is equal to vector F, vector E is equal to vector F upon Q naught. Means you are dividing a vector quantity by a scalar quantity, means there will be no any change in the direction. मतलब क्या है कि अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो उस ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता. दिस विल गेट द सेम डायरेक्शन. मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस ए पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था. तो आपने किया क्या, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है. तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, उसी साइड होगी. मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखिए और टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. सपोज करिए यहाँ पर प्लस क्यू ना हो के अगर माइनस क्यू होता तब क्या करते. माइनस क्यू के केस में क्या होता, this is positive in nature and this is in negative nature, then there will be attraction. मतलब टेस्ट चार्ज पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर होती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होती. कब होती, जब दिस हैज बिकम द नेगेटिव इन नेचर. ठीक है. अच्छा, तो अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. ओके, नेक्स्ट थिंग, दिस इज द वेक्टर फॉर्म. ओके, नेक्स्ट थिंग, इफ एनीवन विल आस्क यू व्हाट इज इट्स यूनिट, तो आप यूनिट तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट आसानी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको पता है. अगर मैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी आप बता सकते हैं. इसका क्या होगा, न्यूटन. ओके, और इसका क्या होगा, कूलाम. चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम. यहाँ से आप लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वेक्टोरियल फॉर्म मैंने आपको बताया, किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल यूज दिस वन. ओके, नेक्स्ट थिंग, तो आपने डायरेक्शन देखा. अच्छा, कभी कभार ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे चार्ज हो सकते हैं. मैं एग्जांपल बताऊँ आपको. दिस इज Q1, यहाँ पर मैं एक चार्ज रख देता हूँ Q2, यहाँ पर मैं एक चार्ज रख देता हूँ Q3. ठीक, अभी तो एक चार्ज के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया. ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि इसी गिवन स्पेस में आपके पास दो या दो से ज्यादा चार्ज हो सकते हैं. in that situation what you will do, you will use the vectorial form of electric field. अब vectorial form of electric field आप कैसे लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा. मैं फिर से इसे इरेज करता हूँ, जस्ट रिकॉल इट. ओके, चलिए, मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर आपके पास एक चार्ज क्या है Q1, यहाँ पर आपके पास क्या है एक चार्ज Q2 है, यहाँ पर एक आपके पास क्या है एक चार्ज Q3. ठीक, अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मैं कहता हूँ ये पॉइंट मेरा A है, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर. अब मैं आपसे कहता हूं कि इस ए पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट इट. सबसे पहली चीज, इस ए पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है, इस ए पॉइंट की प्रॉपर्टी ये है कि ये ए पॉइंट इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है. ठीक, ये ए पॉइंट इस चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है,
ये ए पॉइंट इस चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप किस इलेक्ट्रिक फील्ड को एजम्प करेंगे, किस इलेक्ट्रिक फील्ड को मानेंगे? तो ऐसे केस में आप करेंगे क्या, मैं कहता हूं आप इनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लीजिए E2, इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या मान लिया E1, और इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या मान लिया E3। ठीक, अच्छा तो आपको करना क्या है, इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक, मतलब क्या, वेक्टर E2 आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे ही वेक्टर E1 आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे ही वेक्टर E3 आपको निकालना पड़ेगा। आप सीधा E2, E1, E3 की वैल्यू नहीं निकालेंगे। आपको फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से आप E2 निकालेंगे। ठीक, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में इसकी यूनिट वेक्टर क्या है, ई कैप। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड कितना है E2। ठीक, तो अगर आप E2 निकालेंगे तो E2 कैसे निकालेंगे, आप E2 निकालेंगे E2 इंटू E2 कैप। मतलब समझ रहे हैं, आपको हमेशा इन दोनों के बीच में वेक्टोरियल फॉर्म इस्तेमाल करना है। सेम ऐसे यहां भी करना है, आपको वेक्टर E2 E1 निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूं E1 है, मैग्नीट्यूड E1 E2 और E3 की अगर मैं बात करूं तो आप सेम इसी फार्मूले से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक, E1 E2 और यूनिट वेक्टर इज E1 कैप। तो आप अगर वेक्टर E2 E1 निकालेंगे तो E1 कैसे निकालेंगे, E वेक्टर E1 इज इक्वल टू E1 इंटू E1 कैप। ऐसे E3 निकालेंगे, E3 कैसे निकालेंगे, वेक्टर E3 इंटू E3 कैप। ठीक, इस पॉइंट पर आपको E1 पता चल गया, E2 पता चल गया, E3 पता चल गया। अच्छा ये बताइए, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। तो आपको पता था यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना है आपको, पॉजिटिव नेचर के रहेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी E2 वेक्टर E2। इसके कारण क्या होगी, वेक्टर E1, और इसके कारण क्या होगी, वेक्टर E3। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको तीन तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रहे हैं, E1 वेक्टर E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इनके वेक्टोरियल फॉर्म को ऐड कर देना होता है, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। आप इस तरह इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर बताऊं आपको, किस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपके पास एक प्लेन है। ठीक, इस प्लेन पर आपके पास एक स्क्वायर आपने बना रखा है। इस स्क्वायर पर आपने हर एक वर्टेक्स पर अलग अलग चार्ज रख रखे हैं। यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर +3 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक, अच्छा चलिए क्वेश्चन में है क्या, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर सिंगल चार्ज होता तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक, मगर यहाँ पे चार्ज सिंगल नहीं है, असेंबली ऑफ चार्ज है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप हर एक चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टोरियल फॉर्म में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर +3 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो +3 पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर होती है, फॉर अवे। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण भी उसी लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, इसे मैं E1 कह देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ E2। मतलब वेक्टर E1 दिस इज वेक्टर E2।
इस +3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेक्टर E1। ऐसे ही +2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, प्लस वेक्टर E2। ठीक है ना, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट इस चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो लाइन ज्वाइनिंग। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ देंगे और उसी लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो क्या करेंगे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इनके वेक्टोरियल सम करने होते हैं, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। ठीक, अच्छा इसकी साइड को मैं मान लेता हूँ 4, ये स्क्वायर की साइड कितनी है, 4। अच्छा चलिए करके देखते हैं। पहले मैं E1 निकालता हूँ, वेक्टर E1 निकालते हैं। चलिए वेक्टर E1 कैसे निकालेंगे, E1 इंटू E1 कैप, ऐसे तो बताया था। चलिए E1 निकालते हैं। E1 आप निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो आप हमेशा इसी फार्मूले से निकालेंगे, चाहे E1 निकालना हो, चाहे E2 निकालना हो, चाहे E3 निकालना हो। जरा निकाल के देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। E1 किसके कारण है, इस चार्ज के कारण है, तो Q आपका कितना है, 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो, माइक्रो में क्या होता है 10⁻⁻6 अपॉन ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 4 ही होगी। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर, तो अपॉन क्या करेंगे आप, 4 स्क्वायर किया आपने। हम निकाल के आना है वेक्टर E1। दूसरी चीज, ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका आई कैप। तो मैं आई कैप से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, मुझे वेक्टर E1 पता चल गया। ठीक, ऐसे ही वेक्टर E2 निकालते हैं। वेक्टर E2 किस चार्ज के कारण है, वेक्टर E2 आपका इस चार्ज के कारण है, +2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण। ठीक, फिर क्या करेंगे इसे, E2 इंटू E2 कैप करेंगे। E2 कैसे निकालेंगे, मैंने बताया सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू +2 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 का स्क्वायर कर दिया, इंटू E2 कैप निकालना है। आप बताइए ये E2 वेक्टर E2 की डायरेक्शन y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है, j कैप। तो j कैप से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये क्या होगा वेक्टर E2। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मैं E3 की बात करूं तो आपको पता है ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है, आपको पता है क्या, cos 45 i कैप प्लस sin 45 कितना होता है, j कैप। इसको आप सॉल्व करते तो क्या आता है, i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। मतलब क्या, वेक्टर E3 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, i कैप प्लस j कैप अपॉन वेक्टर √2। आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है। चलिए वेक्टर E3 निकालते हैं। वेक्टर E3 के लिए आपको सेम वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, E3 और E3 कैप। E3 कितना है, सेम फार्मूले से, इसी फार्मूले से निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। E3 किस चार्ज के कारण है, इस चार्ज के कारण क्या करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 4 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से आप ये लेंथ निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4√2। पाइथागोरस का आप यूज कर ही सकते हैं, यहाँ रख देंगे तो कितना होगा, 4√2। अच्छा हमने E3 का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, और E3 कैप निकालना है, मतलब इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। व्हाट इज योर यूनिट वेक्टर, i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। यहाँ क्या लिखेंगे, i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। लिख सकते हैं। आपको वेक्टर E1 पता चल गया, वेक्टर E2 पता चल गया, वेक्टर E3 पता चल गया। तो अगर मैं कहूँ ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस ए पॉइंट पर, मुझे EA निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ऐड करने का सीधा सिंपल सा फंडा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन सब में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए सबसे पहले से, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा सॉल्व करने के आपके अपने तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं यही मेथड आप सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करिए। यहाँ तक तो आपको वैसे ही करना है, सॉल्व करने के तरीके आपके और भी कुछ हो सकते हैं। चलिए 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 16 i कैप। यहाँ कितना है, +2 इंटू 10⁻⁻6 j कैप अपॉन 4 स्क्वायर, क्या होगा 16। ऐसे प्लस ये कितना हो जाएगा
1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 4√2 का स्क्वायर है. सॉरी, आई हैव मिस्टेक हियर. 4√2 square. This is r square. Okay. What is the 4√2 square? This has become 32. क्या है? सॉरी, इसके आगे क्या है? I कैप प्लस j कैप अपॉन √2. ठीक. अब आप क्या करेंगे? I कैप वाले को I कैप के साथ, j कैप वाले को j कैप के साथ सॉल्व कर सकते हैं. E a कैप में थोड़ा शॉर्ट में इसको सॉल्व कर रहा हूँ. आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं. मैं आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ रखूंगा. आपने वेक्टर पढ़ ही रखा है तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए. अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 15 प्लस हियर इज आई कैप प्लस 1 इंटू 10⁻⁻⁶ आई कैप अपॉन 32 √2 व्हाट? आई कैप प्लस जे कैप के साथ क्या होगा? क्या करेंगे? 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 16 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 32 √2 जे कैप. ठीक. अब आप देखिए यहाँ पर आपका वो फॉर्म बन रहा है. कौन सा फॉर्म? वेक्टर में आपने पढ़ रखा था ax आई कैप प्लस ay j कैप. इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल ही सकते थे. कैसे निकालते थे? अगर मैं कोई वेक्टर a है तो एक तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते थे? √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर. आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई. अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के फॉर्म को लगा सकते हैं. ठीक है ना. कहने का मतलब क्या है कि किसी गिवन पॉइंट पर अगर एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप हमेशा वेक्टोरियल फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूं, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कहा जाता है दो चार्ज आपके पास रखे होंगे और उन दोनों चार्ज के बीच में आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना होता है. तो न्यूट्रल पॉइंट आप कैसे निकालेंगे? ठीक. न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है कि किसी दो चार्ज के कारण स्पेस में किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो हो जाना. ठीक. अच्छा, कैसे होता है देखते हैं. बात करने जा रहे हैं हम न्यूट्रल पॉइंट की. ठीक. अच्छा, देखिए कैसे होता है. चलिए देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं. न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है Q1 प्लस का, यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है, इस A पॉइंट पर आपके पास प्लस Q1 चार्ज है, इस B पॉइंट पर आपके पास प्लस Q2 चार्ज है. ठीक. तो होगा क्या? होगा ये, अगर मैं इस लाइन, इन दोनों चार्ज कैरियर को किसी एक सिंगल लाइन से जोड़ दूं तो होगा क्या? हो सकता है अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज Q0 रखूं. ठीक. तो होगा क्या? ये चार्ज इस प्लस या Q0 चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इस Q0 चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा. क्यों? क्योंकि सेम नेचर के ये भी क्या है? पॉजिटिव है. ठीक. तो हम करेंगे क्या? अगर यहाँ पर मैं E1 निकालूं, यहाँ पर मैं क्या निकालूं? E2. अगर स्पेस के किसी भी पॉइंट पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल हो जाए, मतलब E1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? E2, तो उस केस में ये C पॉइंट कैसा पॉइंट होगा? आपका न्यूट्रल पॉइंट. जरा निकाल के देखते हैं. हम कहते हैं Q1 से डिस्टेंस कितनी है? R1 और इस डिस्टेंस को क्या मैं कहता हूँ? R2. चलिए निकालते हैं. E1 निकालते हैं. E1 कैसा हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर. ऐसे आप E2 निकालिए. E2 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q2 अपॉन कितना? R2 स्क्वायर. किसी पॉइंट पर आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है तो न्यूट्रल पॉइंट आप कैसे निकालेंगे? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे. क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. चलिए दोनों को इक्वल कर देते हैं. तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन
इंटू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q2 अपॉन कितना R2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बनेगा Q1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कंडीशन अगर फॉलो होती है Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट के केस में आप सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि किसी पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0 है, तो वहां पर वो पॉइंट कैसा माना जाएगा न्यूट्रल पॉइंट माना जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन के। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।